हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आता है तो उसका एक सैम्पल पेपर करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। लाइकवाइज उसमें भी 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं एंड 20 क्वेश्चन जनरल सेक्शन के आते हैं। मतलब मेंशन तो किया होता है बहुत ज़्यादा सिलेबस, लाइक हरियाणा जीके है और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक एंड मैथ, इंग्लिश, पेडागोगी। बट लास्ट टाइम सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन आए थे एंड हाँ, कंप्यूटर भी इंक्लूड किया उन्होंने। लास्ट टाइम आए थे हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इनके 5-5 क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। सेकेंड का सी हो जाएगा बैक्टीरिया। क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकन सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ही पाया जाता है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मरीन अमीबा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, अमीबा रेडियोसा। क्योंकि आपको याद होगा कि अमीबा मोस्टली तो जितनी स्पीसीज़ होती हैं ये फ्रेश वाटर होती हैं, लेकिन जो इसके जीनस होते हैं रेडियोलेरिया और फोर्मेनिफेरा, ये दोनों ही मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मराइन जीनस हैं। और इनका अगर हम यूज़ देखें तो डेकोरेशन, मेडिसिनल पर्पजेज़ में और कोरल रीफ फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। फोर्थ क्वेश्चन है प्रोटिस्ट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। क्योंकि मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद जितने भी 4 किंगडम हैं अकॉर्डिंग टू विटाकर, तो उनमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ही होती है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट्स इंक्लूड। तो इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है, क्योंकि ए एंड सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लाइक ट्रांसफ़र तो हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते हैं एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो हम या तो एपिकल लगा सकते हैं या लेटरल। ए एंड सी ट्रांसफ़र ओनली सी भी नहीं लगा सकते हैं, डी भी नहीं लगा सकते हैं, तो एपिकल एंड लेटरल दोनों ही आएंगे इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, द टाइप ऑफ कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इज क्लासिफाइड एज। जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में होता है तो उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, इसको इंट्राफेसिकुलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेवन्थ, फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गा बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा डी, देयर सेल वॉल इज काइटिनियस एंड क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। क्योंकि एल्गी और फंजाई में मेन डिफरेंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर का ही होता है। जैसे एल्गा तो टिपिकल प्लांट टाइप होती है, सेल्यूलोजिक होता है उसमें, और लेकिन फंजाई में काइटिनियस होती है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, फंजाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्स इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर द मेंबर ऑफ। तो एट्थ का बी हो जाएगा एस्कोमासिटीज। देन नाइन्थ है, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं इसीलिए। नाइन्थ है द टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन फंजाई प्रोड्यूस करती है, और फंजाई में भी जो एस्परगिलस है वो मेन फंजाई है, जो कि जैसे कि जो स्टोर्ड ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनमें इस फंजाई के थ्रू इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए बोला। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये कैंसरस माना जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो बहुत टाइम से स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उनको नहीं खाना चाहिए, ग्रेन्स हैं या फिर नट्स हैं। नेक्स्ट है द टेंथ क्वेश्चन, द हेट्रोसिस्ट इज प्रेजेंट इन। इसका बी हो जाएगा नोस्टॉक, क्योंकि ये एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, लाइक नोस्टॉक, एनाबिना, ये सब साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हेट्रोसिस्ट। नेक्स्ट है इलेवंथ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वेस्टेड इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ये जो फॉस्फोराइलेशन स्टेप में यूज होती हैं एटीपी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द एटीपी सिंथेज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा ओलिगोमाइसिन। क्योंकि आपको याद होगा कि जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है उसके 2 सब यूनिट होती हैं, F0 और F1। तो F1 वाली ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, और जो ओलिगोमाइसिन है वो ये जो F0 यूनिट होती है उसको इनहिबिट करती है। तो इसीलिए इवन जो सबक्रिप्ट F0 लगाया जाता है वो नोट नहीं होता एक्चुअल में, FO होता है, वो O से ओलिगोमाइसिन, क्योंकि ओलिगोमाइसिन उसको टारगेट करती है और उस एंजाइम को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देती है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाती। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, द एजेंट विच अनकपल्स द फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका सी आंसर आएगा वेलिनोमाइसिन, सॉरी।
क्योंकि ऑल्दो FCCP DNP सॉरी ये और वेलिनोमाइसिन ये तीनों ही अनकपलर होते हैं, लेकिन इसमें जो बोला गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अनकपल्स फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो कंप्लीट हो गई है प्रोसेस, लेकिन फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है ये वेलिनोमाइसिन उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब करता होता है, और जिसकी वजह से ऑल्दो वो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हुई और ग्रेडियंट बना, लेकिन ATP सिंथेसिस नहीं हो पाई लास्ट स्टेप की, तो वो वेलिनोमाइसिन ही है जो डिस्टर्ब करता होता है। ऑल्दो ये जो बाकी हैं DNP और FCCP ये भी एक तरीके के अनकपलर हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन में जब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसमें ये अनकपलर की तरह काम करते हैं, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, और वेलिनोमाइसिन रेस्पिरेशन में काम आता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स के कैट, तो के कैट होता है टर्नओवर नंबर, तो इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो इन प्योरली इनऑर्गेनिक मीडिया इन डार्कनेस आर कॉल्ड एज, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि कीमो हेटेरोट्रॉप ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक म्यूटेंट्स आर डिफेक्टिव इन, तो इसका आंसर A हो जाएगा 16 का, बायोसिंथेटिक पाथवे। नेक्स्ट है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट दस एडजस्टिंग द फ्लक्स थ्रो यूरिया साइकिल, तो 17th का A हो जाएगा कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। नेक्स्ट है 18th, हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन डीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस, तो इसका मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि मैंने देखा बुक्स वगैरह में, C आएगा एनफिसन, क्योंकि एनफिसन ने मोरे के साथ काम किया था राइबोन्यूक्लियस के ऊपर, और इन दोनों ने नोबेल प्राइज़ भी शेयर किया था, बट एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फ्लोरकिन और एनफिंसन में मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, बट एनफिंसन ही मुझे लगा जैसे बुक्स में दिया हुआ था, बट प्रॉपर ऐसे लाइन के साथ नहीं दिया कि इन्होंने राइबोन्यूक्लियस के डीनेचुरेशन पे काम किया था एनफिंसन ने, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 19th, ट्रांसएमिनेज फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो 19th का फर्स्ट हो जाएगा पिंग पोंग, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते होते हैं। नेक्स्ट है 20, प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, तो इसका C आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, तो इसका फोर्थ हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETC ATP इज सिंथेसाइज्ड, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 22nd का D हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 5, F कॉम्प्लेक्स 5, इज कॉम्प्लेक्स 5। नेक्स्ट है बाय नेचर एंटीबॉडी इज, 23rd का A हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि ये गामा ग्लोबुलिन होती है हमें पता है, तो इनका नेचर प्रोटीनियस होता है। नेक्स्ट है 24, द कार्बोहाइड्रेट इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा सेलुलोज, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, और बाकी जो हैं ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड होता है, और माल्टोज और सुक्रोज एंड लैक्टोज ये तीनों के तीनों डाइसेकेराइड होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट जो पॉलीसेकेराइड हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते। नेक्स्ट है प्रोटीन एब्जॉर्ब लाइट इन, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 260 नैनोमीटर, और जो मेन अमाइनो एसिड है वो 3 होते हैं प्रोटीन के, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, जो कि लाइट एब्जॉर्बशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये UV रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है 26, अल्कोहल फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, फर्स्ट हो जाएगा इसका यीस्ट। नेक्स्ट 27, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, इसका D हो जाएगा इंसेक्ट, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंट हो जाते हैं बीटी प्लांट्स। नेक्स्ट है इवन बीटी कॉटन भी है। नेक्स्ट है 28, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA इज कॉल्ड एज, तो इसका फोर्थ हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है एंटीकोडोन आर प्रेजेंट इन, 29 का B है tRNA। नेक्स्ट इज द 3 कोडोन दैट डायरेक्ट द चेन टर्मिनेशन आर, 30th का A हो जाएगा UGA, UAA, UAG, तो आप इन तीनों के नाम भी याद रख सकते हो, ओपल, एम्बर एंड एक्रे।
नेक्स्ट है 31, पोलिमरेज चेन रिएक्शन वॉज डिवेल्प्ड बाय, तो इसका बी हो जाएगा कैरीम्यूलिस। नेक्स्ट इज 32, इन ए बफर द रेशियो ऑफ बेस टू एसिड इज 1 एंड इफ इट इज इट्स pKa वैल्यू इज 4 देन द pH ऑफ द बफर विल बी, इसका आंसर बी हो जाएगा फोर्थ। इसका फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही आप उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करोगे, बेस टू एसिड रेशियो एंड pK वैल्यू, तो pH वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है 33, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज, तो ये तो हमें पता है जो रेगुलेट करता है वो सेल मेम्ब्रेन है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज गोल्डन राइस इज रिच इन 34, तो इसका बी आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको विटामिन ए नहीं लगाना है, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। गोल्डन राइस बिकॉज बीटा कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर देता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है गोल्डन राइस, और बीटा कैरोटीन बाद में कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गोल्डन राइस में तो एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है वो बीटा कैरोटीन ही होता है। नेक्स्ट है 35, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, इसका थर्ड हो जाएगा कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज 36, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कैन बी मेडिएटेड बाय, तो इस 36 का आंसर सी हो जाएगा, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज। इसको टेम्परेट फेज भी बोलते होते हैं, और ये सिर्फ इसी के थ्रू, इसी से मेडिएटेड पाथवे होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और कोई भी किसी भी तरीके के बैक्टीरियोफेज इस तरीके के मैकेनिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 37, ए बैक्टीरियम हैविंग एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जीनोम इज कॉल्ड एज, तो इसका सी हो जाएगा HFR, हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है 38, डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सोजीनस DNA मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियल जीनोम इज कॉल्ड एज, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर DNA सीक्वेंसिंग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सेंगर डाइडिऑक्सी और फर्स्ट वन मैक्सिम गिलबर्ट, ये दोनों ही बहुत अच्छे DNA सीक्वेंसिंग के मेथड हैं। जो मैक्सिम गिलबर्ट है इसको केमिकल डिग्रेडेशन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा नहीं है, बी नहीं है, DNA पोलिमरेज। इवन ये मीन्स DNA पोलिमराइजेशन एंजाइम है, ये कहीं पे कट नहीं लगाता होता है, बल्कि ये फॉर्मेशन में हेल्प करता होता है। बाकी जो हैं इकोराई, HIN3 एंड BAM-H1, ये तीनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा बी सेल्स। अब हम डी इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टी सेल्स का काम एंटीबॉडीज़ बनाना नहीं होता है, ओनली बी सेल्स ही, और वो भी बी में प्लाज्मा सेल्स ही ये काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड एज अ वेक्टर, तो वेक्टर की तरह कौन सा यूज़ नहीं हो सकता, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड और बैक्स तो हमने पढ़े हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन फेज बी सेल्स और बैक्टीरिया, इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, फेज बी सेल्स जो होती हैं तो ये ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि जो एंटीबॉडी का वेरिएबल फ्रैगमेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं। वेरिएबल फ्रैगमेंट जो कि एंटीजन से बाइंड करता होता है, तो उस चीज़ के लिए इसका एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, इसीलिए ये वेक्टर की तरह यूज हो सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड इन पीसीआर में किसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, RNA। इसके अलावा NTP, MgCl2, टैक पॉलीमरेज, ये तीनों ही यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ था कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन में DNTP दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ था DNTP, मतलब डाईडिऑक्सी दिया हुआ था, तो बाय मिस्टेक हम ये कर सकते हैं कि हाँ डी है, डीऑक्सी लगाया हुआ है, तो हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं कि हाँ ये तो हमें चाहिए ही PCR में। लेकिन आपको ध्यान रखना है DNTP और DDNTP में डिफरेंस है। DDNP जो डाईडिऑक्सी वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको सेंगर सीक्वेंसिंग में यूज़ करते होते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड के थ्रू, उसका अलग उसके अलग लाइक बेनिफिट्स हैं, और ये यहाँ पे PCR अलग तरीके से चलती होती है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखनी है और केयरफुली ऑप्शंस को देखना है। जो ऑप्शन हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऑब्वियस हो गई आंसर, तो कई बार उनको हमें ध्यान से देखना चाहिए, थोड़ा माइनर डिफरेंसेस के साथ ही पूरा ऑप्शन चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन ही स्टमक से रिलीज होता है और स्टमक की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, लेकिन बाकी जो है कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और एंटीरोगेस्ट्रोन ये इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और कहीं ना कहीं ये मतलब स्टमक की सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं और बाकी जो भी हैं इंटेस्टाइन प्लस पैनक्रियाज वगैरह तो उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइब्रिन। तो इसका सी आंसर हो जाएगा और क्योंकि इसका नाम ही है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है 46, बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज इज लोकेटेड इन। इसका आंसर बी हो जाएगा लिवर। नेक्स्ट इज 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोस्टेरिक बिहेवियर ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका भी आंसर बी हो जाएगा 2,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। ऐसे बोलते हैं ना 2,3 BPG। तो ये वही होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कम करते हैं। जैसे क्योंकि टिश्यू लेवल पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये अनायन और टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होती है, तो जैसे ही हीमोग्लोबिन अलोंग विद ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कम हो जाती है एंड CO2 की इंक्रीज हो जाती है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो कि CO2 को बाइंड करवाता है और ऑक्सीजन को टिश्यू पे रिलीज़ करवाता है। इसके अलावा हमें पता है CO2 है, pH है, टेम्परेचर है, BPG है, तो ये सारे फैक्टर ही मीन्स इम्पोर्टेंट है जो कि टिश्यू लेवल पे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। नेक्स्ट है 48, RH एंटीजन इज। तो इसका ऑप्शन इतना करेक्ट नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो RH की स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर वो अननोन है और ऐसा माना जाता है कि ये एक टेट्रामर है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन के हैं और 2 मॉलिक्यूल प्रोटीन के हैं। तो किसी एक ऑप्शन को मीन्स राइट मानना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है वो एक एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है। तो तीनों में ही मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी कि हम एक्यूरेट किसको माने, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 49, genes present in different species having a clear sequence and functional relationship are called as। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोलोगस। और इसके ऑपोजिट में जो जीन्स विद इन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिमिलैरिटी होती है उनको हम पैरालोगस बोलते हैं। जैसे जो जीन फैमिली होती है उसमें जो भी जीन्स होते हैं वो पैरालोगस होते हैं। नेक्स्ट है 50, ए हीमोग्लोबिन लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका आंसर डी हो जाएगा पी, क्योंकि आपको याद होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में की रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन करके एक मॉलिक्यूल होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि फ्री ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है और उससे बाइंड करता है और पूरी मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता होता है। तो इसीलिए वो हीमोग्लोबिन जैसा होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा पी।